हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आईसीएस। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एसेंस ऑफ एथिक्स और उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ठीक है ना। तो क्या है कॉन्सिक्वेंसेस? अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसी तरह से 1957 रिवॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इसी तरह से जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस काम के जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एथिकल एक्शंस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है ना, इट्स ए वेरी ब्रॉड कैनवस। तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस एट इंडिविजुअल लेवल, अगर आप एथिकल एक्शंस परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या इंडिविजुअल लेवल पे उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से उसके बाद अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आप वहाँ पे एक एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करते हो, ठीक है ना, जो आप एक्शंस वहाँ पे करते हो वो अगर एथिकल है तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे उन एक्शंस का, उन एथिकल एक्शंस का रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। इसी तरह से एक सोसाइटी में, ठीक है, अगर आप एक आप एथिकल पर्सन हो, आपके एक्शंस एथिकल है, तो सोसाइटल लेवल पे उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है एथिक्स का वो होता है पर्सनालिटी पे, एक इंसान की पर्सनालिटी पे। ठीक है। और द बेनिफिट्स दैट वुड accrue टू एन इंडिविजुअल इफ शी ऑब्जर्व्स एथिक्स इन हर एक्शंस। ठीक है। तो ये हम इस फर्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल लेवल है इसमें ये हम एग्जामिन करेंगे एक पर्सनैलिटी को, एक इंसान को एथिकल एक्शन से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे उसके। तो फर्स्ट जो इसका कंसिक्वेंस है, फर्स्ट जो इसका रिजल्ट निकलता है वो है क्रेडिबिलिटी। आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है ना, वो बढ़ जाती है। ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक्स प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। देखिए ये जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा केस स्टडीज़ में है। जब कल को केस स्टडीज़ पूछी जाती है GS4 में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कोई एक्शन परफॉर्म करने के। तो वहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हो, अगर मैं ये एक्शन करूँगा तो इसके इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, अगर मैं दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ले लूँगा तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई केस स्टडी ऐसी आ जाती है, कोई ना कोई क्या, एक दो केस स्टडीज ऐसी आ जाती है जिनमें यूं कहे तो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज ऐसी होती है जिनमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी जो एक्शंस है, ठीक है, वो जस्टिफाई हो रही है या नहीं। जो एथिक्स है इसके तराजू में वो जस्टिफाई हो रहे हैं हमारे जो एक्ट्स है या नहीं। ठीक है ना। तो वहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के कोई भी एक्शन ले लेते हैं। तो अगर आप एक एथिकल एक्शन लेते हो इंडिविजुअल लेवल पे, इसका बेनिफिट ये है, इसका फर्स्ट कंसिक्वेंस ये है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम है ए, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बी के साथ, इसको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। ठीक है ना। अब ये जो मिस्टर ए है इसको एक प्रपोजल मिला है सेम इक्विपमेंट्स के लिए, सेम स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स इसको मिले हैं एट अ लोअर प्राइस। ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन इसको दे रहा है, लेकिन इसने पहले ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है बी के साथ। अब यहाँ पर जो है ए के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये जो इसने MOU साइन किया है उसको मान के बी के साथ ही डील करे। ठीक है ना।
जस्ट फॉर सम पेक्यूनरी गेन्स, इसको थोड़ा फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये MOU जो इसका है वो ब्रेक नहीं करेगा, ये सी के साथ नहीं जाएगा। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये MOU को तोड़ देगा, MOU को ब्रेक कर देगा और सी के साथ जाएगा, क्योंकि इसको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। यही ऑप्शन दो इसके पास है। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे एथिकल एक्शन क्या है, तो एथिकल एक्शन ये है कि ये फर्स्ट के साथ अगर इसने कोई डील साइन की हुई है तो ये उसी के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसने एथिकल एक्शन की और ये इफ मिस्टर ए इज फेस टू द टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी, इफ ही गोज विथ मिस्टर बी, ठीक है ना, जो इसने फर्स्ट MOU साइन किया था, अगर ये उसी के साथ जाएगा, ही इज स्टैंडिंग एज ए क्रेडिबल बिजनेसमैन गोज अप। दूसरी बार अगर नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में किसी को भी इसके साथ बिजनेस करना होगा तो वो ये सोच के चलेगा कि ये जो इंसान है, ये जो मिस्टर ए है, ये अपने प्रोमिसेस और अपनी डील्स को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरे लोगों को एक बार भी नहीं सोचना पड़ेगा इसके साथ बिजनेस करने से पहले, ठीक है ना। तो इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। People shall not think twice to do business with him. His business prospects increase. Otherwise, looking at short-term pecuniary gains, if Mr. A shuns the MOU, then people either are afraid to do business with him or demand premium price from him. देखिए, अगर इसने MOU ब्रेक किया और सी के साथ इसने डील कर ली, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई इसके साथ कोई बिजनेस करना चाहेगा, ठीक है ना, तो वो पहले इससे प्रीमियम प्राइस ले लेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इस पर किसी को भरोसा ही नहीं रहेगा। हो सकता है मे भी कल को इसको कोई और डील मिल गई तो ये डील ब्रेक कर देता है, लोगों के अंदर ये इसके बारे में एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखने को मिलती है जहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम मतलब एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करें तो फायदा, क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर कभी भी आपके पास कोई फंड्स रह जाते हैं सोसाइटी के, ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी आप रिसीट्स लेते हो, जो भी आप उसमें से इन्वेस्ट करते हो, आप उसका पूरा हिसाब रखते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पूछता है कि फंड्स कितने आए थे, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितना स्पेंड किया, कौन से एक्टिविटीज़ में कितने फंड्स स्पेंड किए, जब आप ये सब दिखाते हो, आप एक एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करते हो, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक बार भी नहीं सोचेगी आपके पास फंड्स रखने के लिए, या फिर अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आ जाती है, ठीक है ना, तो जिन लोगों को ये पता होगा कि आप एक एथिकल पर्सन हो, दे विल स्टैंड अप फॉर यू, ठीक है। इस तरह से जो इंडिविजुअल लेवल पे जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है जब हम आंसर लिखेंगे। एथिक्स बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन वनसेल्फ, द पावर ऑफ डूइंग राइट थिंग्स, ये जो है ये सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंस है इंडिविजुअल लेवल पे। द पावर ऑफ डूइंग राइट थिंग्स मेक्स अ पर्सन fearless. Being fearless gives confidence. The confidence shall let a person execute actions and take decisions boldly. This enhances efficiency. Another reason is that when one is unethical, one needs to guard oneself from onlookers. जो एक एथिकल पर्सन नहीं होता है, जो रिश्वत लेता है, जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, उसको हमेशा देखना पड़ता है कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, जब भी ये कोई एक्शन कर रहा होता है, ठीक है ना। और जो एथिकल पर्सन होता है वो फेयरलेस होता है, वो कहीं भी कोई भी काम करेगा, उसको पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई रॉन्ग एक्ट मैंने नहीं किया है, मैं जो हूँ एक एथिकल एक्ट कर रहा हूँ, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें लोगों का फायदा है, तो वो डरता ही नहीं है कहीं भी। तो यही एथिकल बिहेवियर हमारे नेशनल लीडर्स में था, जैसे BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, या अरबिंदो घोष जी जो थे, या फिर जो भी सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर गांधी जी थे, तो उनके माइंड में क्लैरिटी होती थी एक्शंस को लेकर, उनको पता होता था कि ये जो हमारे एक्शंस है, ठीक है ना, ये एथिकल है, ये कोई इलीगल एक्ट्स नहीं है। तो इस बेस की वजह से वो लोग फियरलेस थे, कोई भी एक्शन करने से वो डरते नहीं थे, कोई भी काम करने से, कोई भी स्पीच देने से वो डरते नहीं थे, कुछ भी लिखने से वो डरते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था हम एथिकल हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिटेंशन इज ऑल्सो नीडेड टू हाइड वन्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस, दिस मेक्स अ पर्सन डिफिडेंट, शी शैल एंड अप डिलीवरिंग below
हिज हर एबिलिटी, ठीक है ना। इसको प्रिटेंशन, इसको दिखावा करना पड़ता है लोगों के सामने अगर ये एथिकल पर्सन नहीं होगा, ठीक है। Even if a person behaves unethically once, this shall be taken advantage of by unscrupulous elements and a person is likely to be forced to become their puppet. जो इंसान अनएथिकल होता है, मान लीजिए किसी ऑफिसर ने एक बार रिश्वत ले ली किसी एमएलए से, किसी पॉलिटिशियन से या किसी हायर अथॉरिटी के सामने, अब उसको ये पता चल गया कि ये रिश्वत लेने वाला ऑफिसर है, तो वो लोग जिंदगी भर इस ऑफिसर से फिर काम कराते हैं। उनको ये पता चलता है कि ये बिकाऊ है, इसको हम खरीद सकते हैं, इसकी एक कीमत है, ठीक है ना। एक एथिकल पर्सन जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता है। लोग उससे डरते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो इंसान है, ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है सिविल सर्विसेज का, ये उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको लोगों के वेलफेयर के लिए ये काम करता है, ये पर्सनल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है इस चीज़ की कि एथिक्स की वजह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लीजिए एक एथलीट है, ठीक है ना। अब उसने कोई रेस जीती है या उसने एथिकल मीन्स से रेस जीती है, लेकिन उसके खिलाफ ये कंप्लेंट आ गई कि ये डोपिंग में इन्वॉल्व था, इसने कुछ ड्रग्स लिए हुए थे, इसने कुछ मेडिसिन लिए हुए थे जिनकी वजह से ये रेस जीत गया। अगर वो एथिकल होगा, शी और ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। वो यहीं से जाएगा, बोलेगा मेरा टेस्ट ले लो, कोई बात नहीं, आप ब्लड सैंपल्स ले लो, टेस्ट कर लो, जो आपको करना है कर लो, बिकॉज आई एम एथिकल, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। सो वो क्यों डरेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो एथिकल पर्सन होता है वो कभी किसी से नहीं डरता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो फियरलेस हो जाता है कोई भी एक्शन करने के लिए। तो इसी के साथ जो थर्ड हमारा इसका एडवांटेज है, जो इसका कंसिक्वेंस है, वो है एथिक्स बिल्ड सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल रेफर्स टू द बेनिफिट्स दैट एक्रू टू अ person because of the social relationships. Thus, a person stands to gain by developing relationships with people. An ethical person's behavior is featured by trust, commitment, and absence of foul play. देखिए, जो एथिकल पर्सन होता है ना, उसके लिए सोसाइटी में एक सोशल कैपिटल डेवलप हो जाती है। जो एक एथिकल पर्सन होता है, ठीक है, अगर कभी उसके खिलाफ एक कंप्लेंट आ जाती है तो लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कभी रिश्वत नहीं लेता है। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो वो चालान जो है काटता है उनका। एक दिन उसके खिलाफ कंप्लेंट आ जाती है कि ये जो है ये करप्ट ऑफिसर है, ये रिश्वत लेता है, ठीक है। जब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये ऑफिसर कैसा है, तो लोग उसके बारे उसके फेवर में खुद खड़े हो जाएंगे, बातें करेंगे, बोलेंगे, ऑफिसर्स को बोलेंगे, विटनेस देंगे कि ये जो ऑफिसर है ये कभी रिश्वत नहीं लेता है, ठीक है। इसी तरह से जब एक एथिकल पर्सन की, जब एक ऑनेस्ट पर्सन के खिलाफ कोई कंप्लेंट आ जाती है, तो लोग, उसके जो फ्रेंड्स, कलीग्स और उसके जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो उसको जानते होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके एक्शंस में, तो वो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके लिए एथिकल एक्शंस का जो थर्ड कंसिक्वेंस है वो यही है कि इसका जो है एक सोशल कैपिटल डेवलप हो जाती है एथिकल पर्सन के लिए, ठीक है। दिस एक्चुअली ब्रिंग्स मोर एंड मोर पीपल इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। दोज पीपल शैल बी रेडी टू ऑफर एनी हेल्प। दिस हेल्प्स ए पर्सन इन टाइम्स ऑफ नीड, ठीक है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन इज अ ट्रू पर्सोनिफिकेशन ऑफ दिस। मान लीजिए ये जो श्रीधरन है, ई श्रीधरन जो है, जिसको मेट्रोमैन भी बोलते हैं, तो ये जो है, हर कोई मेट्रो कॉरपोरेशन जो है वो चाहती है कि ये हमारे साथ काम करे। हमारे बोर्ड ऑफ जो मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, ये वहाँ पर एक कोई ऑफिस संभाले, क्योंकि क्या है, लोगों को ऑलरेडी इसकी ऑनेस्टी और इसकी पंक्चुअलिटी के बारे में पता है। आपने देखा होगा दिल्ली की ट्रेन्स कभी लेट, दिल्ली की जो मेट्रो ट्रेन्स जो है वो कभी लेट नहीं हो जाती है, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ई श्रीधरन, बिकॉज ही इज पंक्चुअल हिमसेल्फ। तो हर कोई मेट्रो कॉरपोरेशन जो है वो चाहती है कि ये हमारे यहाँ हमारे साथ आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये किसी कॉरपोरेशन का हिस्सा बन जाता है तो दे नीड नॉट वरी अबाउट द फंड्स। जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, जैसे ही उन्होंने ई श्रीधरन को देखा कि ये यहाँ पर है, दे ऑलरेडी नो कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट,
he is very punctual, he is very ethical, and they will invest without any fear, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेज होती है एथिक्स के। अगर हम फिर से एक बार देखें तो ये थ्री कंसिक्वेंसेज होती हैं एक पर्सन के लिए। एक तो क्रेडिबिलिटी होती है, दूसरा होता है एथिक्स, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन ए पर्सन, और तीसरा होता है उसकी सोशल कैपिटल जो है वो बिल्ड हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर अ कॉमन कॉज। एडहेरेंस टू, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो एक कॉमन कॉज के लिए, किसी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, और किसी भी कॉमन कॉज के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। ये कोई फैक्ट्री हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, पब्लिक एंटरप्राइज हो सकती है, तो इन सब को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। जब ये किसी एक कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एडहेरेंस टू एथिक्स ह्यूमन एक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Besides, it also ensures that organization sails through difficult times easily and lasts for infinity. Following are the consequences of observing ethics at organizational levels. अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल होती है, मान लीजिए यूपीएससी है, ये एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये फ्री एंड फेयर कंडक्ट करती है एग्जाम्स का, ठीक है ना। तो लोगों को इसके ऊपर बहुत सारा भरोसा है, कोई भी इनके खिलाफ बात नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से सीबीआई का जो एक रोल रहता है सोसाइटी में, लोगों के अंदर उसके लिए बहुत रेस्पेक्ट है सीबीआई के लिए, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। तो अब इनकी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या कंसिक्वेंसेस होती है एथिक्स की? तो जो फर्स्ट कंसिक्वेंस होता है वो है ब्रांड इक्विटी, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Brand equity is nothing but the value which people place on a product or an organization. To elaborate, every stakeholder has some perception about the value of an organization. That value need not have to be associated with the quality of the product or service of that organization. जब एक ethical organization होती है तो इसकी एक brand equity बन जाती है, इसकी image लोगों के अंदर बहुत अच्छी develop हो जाती है, ठीक है ना। The consumer thinks that one particular organization delivers value and it is trustworthy to deal with, it enhances the business to that organization, and vice versa. It's mostly used in the context of business companies. However, it can be extended for any type of organization. When India became independent, scholars across the world mocked at Indian democracy and predicted its collapse sooner than later. But India disapproved them. This was because of the free and fair elections conducted by the Election Commission of India. The ethical practices of ECI has granted it a lot of brand equity. ठीक है, जो भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे, केज हो गया, यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी वजह से एक इमेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो एक इमेज बन गई है, इसकी वजह से हमारा सॉफ्ट पावर डेवलप हो गया है पूरे वर्ल्ड में। Same is the case with UPSC. Non-partial selections conducted by it have built a lot of brand equity for UPSC. तो दूसरा जो इसका कंसिक्वेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल बिहेवियर का, वो होता है एम्प्लॉय रिलेशनशिप। An ethical organization recognizes the contribution of employees, pays them their due share promptly, treats them as partners, stands by them in times of need. उनका कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उनको उनका शेयर दे देती है, उनको ट्रीट करती है एज पार्टनर्स, और जब उनको नीड होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये उनके साथ खड़ी रहती है, ठीक है ना। दिस बिल्ड्स एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम टाटा कंपनी जो है उनकी बात भी, उनके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, वो एक एथिकल organization है। This builds extremely satisfying employee relationship. Those employees do not desist from going beyond call of the duty and work for organization. This also prevents unnecessary strikes, lockouts. Thus, it promotes productivity. Suppose an employee is handicapped while, अगर
कोई एम्प्लॉय होता है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये उसका इलाज कराती है, उसकी फैमिली का देखभाल भी करती है। और इससे क्या होता है, कोई स्ट्राइक नहीं होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ठीक है ना। और लोग उनके, अगर उनको 10 आवर्स का काम है, दे विल, मतलब वो क्या खुशी खुशी 11 आवर्स 12 आवर्स काम भी कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल हो, ठीक है ना, जब ये ट्रीट करती हो अपने एम्प्लॉयज को एज पार्टनर्स। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, यहाँ पर हम थर्ड कंसेक्वेंस देखेंगे एथिक्स का एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। स्टेक होल्डर्स आर दोज हु अफेक्ट or are affected by an organization. It includes other organizations with whom a given organization deals with. For a private school, the following are its stakeholders. देखिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप हो जाती है बहुत अच्छी तरह से जब एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करती हो। फॉर एग्जांपल एक स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं ये हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट स्कूल है, उसके लिए इसके स्टेक होल्डर्स क्या है, स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द स्कूल, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर्स वर्किंग इन द स्कूल, managing body of the school, other workers like drivers, booksellers, etc. These all are stakeholders. इसी तरह से other schools, private schools, government schools, ये भी stakeholders में आ जाएगा, ठीक है। An ethical organization would not compromise the interests of stakeholders for its own interests. This shall help an organization garner the confidence of stakeholders. Stakeholders shall become ready to help the organization even in times of क्राइसिस बाय टेकिंग रिस्क, ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर्स का एक इमेज जो बन गई होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी हेल्प करने से रुकते नहीं है। दे ऑलवेज हेल्प दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करेगी। तो अब हम देखेंगे सोसाइटल लेवल पे, ठीक है। सोसाइटल लेवल पे क्या कंसिक्वेंसेस है एथिकल बिहेवियर डिस्प्ले करने के। जो फर्स्ट कंसिक्वेंस इसका है, एब्सेंस ऑफ ग्रीड एंड कंसिक्वेंट इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक सोसाइटी में एथिकल लोग रहते हो तो सोसाइटी पे इसका असर ये पड़ जाता है, तो ये पड़ जाता है कि यहाँ पर ग्रीड नहीं होती है, ठीक है ना। और जो रिसोर्सेज होते हैं इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द फंडामेंटल टेनेट ऑफ एथिक्स इज दैट वन शुड नॉट कॉज हार्म टू अदर्स, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल टेनेट है एथिक्स का वो ये है कि हमारी एक्शंस से दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्टर्ब द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर्स। ह्यूमन बीइंग इज चार्ज्ड बाय ग्रीड to steal and snatch common resources, not just common resources, appropriation of resources belonging to others is also not uncommon. हमने इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी देखी है, जब लोग चाहते हैं कि हमारे पास ही सब कुछ रह जाए, दूसरों के पास कुछ ना रहे। This gives rise to tension between resource loser and resource appropriator. Since the latter is significantly fewer in number, yet hold a lion's share of common resources, there is acrimony of the former towards them. ठीक है ना। इसीलिए जब एक सोसाइटी में डिवीजन होता है, जब अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से जो एक जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हमने देखा था, राइट्स थे, नोबल्स जो थे वो 1 और 2% पॉपुलेशन थी जिनके पास 97% ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है ना। इस तरह से फिर कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, उसमें उसने बताया ऑल वर्कर्स यूनाइट एंड लेट्स किल और लेट्स फाइट अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट्स और दोज रिसोर्स एप्रोप्रिएटर्स। तो इस तरह क्या होता है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। लेकिन अगर हम